Hello everyone, welcome you all. This is the ninth video lecture for your fourth lesson, which is chemical thermodynamics. So in previous video lecture we was studied the reaction and bond enthalpies. Then after that कुछ बेसिक टर्म हमने क्लियर की थी, जैसे कि काउंटिंग ऑफ बॉन्ड्स, देन कैलकुलेशन फॉर न्यूमेरिकल, एंड मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए दिया था. ठीक है. देन आफ्टर दैट हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये भी टॉपिक हमने कवर किया था एंड उनके डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे. सो आज हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इस टॉपिक से स्टार्ट करना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. अब देखिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेंगे. तो देखिए डेफिनेशन, द प्रोसेस दैट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और फोर्स फॉर देयर ऑकरेंस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. उसकी प्रोसेस करने के लिए ऐसे प्रोसेस को हमने क्या कहा? स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है. और एक बार रिपीट कर लेते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसको बाहर की हेल्प नहीं चाहिए, जैसे कि इन एग्जांपल जो फोर्स है उसको बाहर का फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, वो अपनी प्रोसेस खुद से ही कर सकते. क्या कहा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा. और एक बात यहाँ पे देखिए, स्पॉन्टेनियस होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है. अब इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या? तो देखिए यहाँ पे बेसिक में ध्यान में रखिएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ही जो प्रोसेस, ठीक है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, बट अगर आपको जो प्रोडक्ट है उसका मुझे रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. मतलब समझ रहा है? जो रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट कैसा? तो देखिए, जो आपका वुड है, ठीक है, अगर आपने उसको जलाया तो जलाने के बाद वो कोल में कन्वर्ट हो गया, बट अगेन जो आपका कोल है, कोल से मुझे वुड चाहिए तो वैसे मिलेगा क्या? वहाँ पे नहीं मिलेगा. मतलब ही जो ये आपकी रिएक्शन है बर्निंग ऑफ वुड की, वो कैसी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है. क्लियर है इतना? फिर देखिए इसके बाद कुछ की पॉइंट्स है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए. पहला की पॉइंट, डू नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स. ये हमने अभी पढ़ा कि हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, वो अपनी प्रोसेस खुद से ही कर सकता है. ठीक है. फिर सेकंड पॉइंट, इट्स ऑकर्स नेचुरली. ठीक है, वो नेचुरली होता है. देन थर्ड पॉइंट, द स्पॉन्टेनियस सेकेंड पॉइंट में और एक लाइन है, इट प्रोसीड इज वन डायरेक्शन एंड डू नॉट टेक्स प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. जो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो वन डायरेक्शन में ही प्रोसीड होंगी. ठीक है. मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही जाएंगी, प्रोडक्ट टू वापस रिएक्टेंट नहीं आएंगी वो. ठीक है. सो हमने वहाँ पे मतलब यही लिखा कि हमारी जो प्रोसेस है वन डायरेक्शन में है एंड वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है. ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट देखिए, दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड और स्लो और स्पॉन्टेनिटी इज नॉट कॉन्सर्न विद द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. जो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है कैसी होती है? रैपिड होती है एंड स्पॉन्टेनिटी होती है उसमें. ठीक है. देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. ठीक है. ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ये कंटिन्यू होती है जब तक कि आपकी इक्विलिब्रियम है सिस्टम में एग्जिस्ट ना हो. ठीक है. अब ये इक्विलिब्रियम कैसे? तो हमने जब पढ़ा, ठीक है, आपका इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रिया वाला लेसन, ठीक है, वहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट मतलब जो हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम चाहिए थे, मतलब इक्विलिब्रियम चाहिए था उनके बिटवीन. ठीक है. तो वही मतलब उसका मीनिंग यही है. बस वहाँ पे हमने रिएक्शन पढ़ी थी. अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देके आपको क्लियर करती हूँ कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या. कंसिडर कीजिए एक बीकर है, ठीक है, और आपने मतलब दो बीकर है, ठीक है, उन दोनों बीकर में आपने सॉल्यूशन ऐड किया. ठीक है. एक सॉल्यूशन का 25 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है एंड दूसरे का 50 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है. ठीक है. तो देखिए जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो तब तक के चलेंगे जब तक कि आपके दोनों बीकर में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ना हो. अब इक्विलिब्रियम कैसा? तो देखिए दोनों बीकर का जो टेम्परेचर है इक्वल होना चाहिए. ठीक है. अगर पहला आपका 50 है तो वो भी 50 ही चाहिए. ठीक है. या फिर 25 है तो 25 भी चाहिए. मतलब दोनों के बिटवीन कैसा? इक्विलिब्रियम चाहिए. उसका भी टेम्परेचर सेम चाहिए हमें, पहले बीकर का एंड दूसरे बीकर का भी. ठीक है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? इक्विलिब्रियम. ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो तब तक के कंटिन्यू चलेगी जब तक कि आपके जो रिएक्शन है, जो आपकी सिस्टम है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच्ड ना हो। ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए ये 4 पॉइंट को थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। देखिए पहला क्या था कि जो एक्सटर्नल फोर्स है आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है। देन ये प्रोसेस आपकी नेचुरल प्रोसेस है एंड जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो रैपिडली होती है एंड स्पॉन्टेनिटी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन हमने और एक पॉइंट वहाँ पे देखा था कि जो हमारी प्रोसेस होती है वो वन डायरेक्शन होती है। मीन्स ये वो प्रोसेस कौन सी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, एक बार हो गई तो हो गई, दोबारा वापस आने वाली नहीं है। ठीक है, एंड आपके प्रोसेस जब तक के कंटिन्यू मतलब कब तक कंटिन्यू चलेगी, तो जब तक के आपके सिस्टम में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ना हो। क्लियर है इतना। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब हमें पढ़ना है एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, सो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी की। So, the spontaneous reaction takes place in a direction in which energy of the system is lowered. ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है यहाँ पे, जो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ये किसके डायरेक्शन में जाने वाली है यहाँ पे, तो जो आपकी सिस्टम है, सिस्टम में जो लोअर्ड एनर्जी प्रेजेंट है उसके डायरेक्शन में आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मूव करेगी। ठीक है, उसके डायरेक्शन में जाएंगी। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। क्लियर है इतना। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू इसको भी क्लियर कर लेंगे। देखिए जो हमने कंटेनर कंसिडर किए थे दो, ठीक है, एक 25 डिग्री सेल्सियस वाला और दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस वाला। ठीक है, जो अब देखिए लोवर्ड मतलब एनर्जी कहाँ पे लोअर है, हीट कहाँ पे कम है, तो आपका जो पहला बीकर मतलब भी 25 डिग्री सेल्सियस वाला, तो जो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये किसके डायरेक्शन में जाएंगी, आपके लोवर्ड बीकर की डायरेक्शन में जाएंगी। मतलब भी 25 डिग्री सेल्सियस वाला जो बीकर है उसके डायरेक्शन में जाएंगी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए इसको और क्लियर कर लेते हैं। दो रिएक्शन कंसिडर कीजिए, पहले तो एक्सोथर्मिक एंड दूसरा एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सो मीन्स बाहर एंड थर्मिक मीन्स हीट होता है। तो हीट आपकी बाहर जा रही है एंड दूसरे में हीट आपकी अंदर आ रही है, एंडो मीन्स अंदर आना। ठीक है, तो देखिए जो आपकी एक्सोथर्मिक है वहाँ पे हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा हीट बाहर निकलती है। ठीक है, एंड इन एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, सो अब रिएक्शन करने के बाद आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो आपका साल्ट मीन्स NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, बट देखिए साथ साथ और एक चीज़ मिल रही है जो कि है हीट। मतलब ही जब हमारा रिएक्शन हुआ एसिड एंड बेस इन दोनों में, तो इन दोनों ने एक मतलब हीट को इन्वॉल्व किया, हीट को जनरेट किया और वो हीट बाहर निकल गई। ठीक है, मतलब ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड पॉइंट हमारा एंडोथर्मिक का, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम है आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब वो कैसे, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी क्लियर कर लेंगे। जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, ठीक है, अब मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा, देखिए जो आपकी मेल्टिंग ऑफ आइस होती है मतलब भी जो आपका आइस है वो कैसे होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो उसको मेल्ट होना है, लिक्विड में कन्वर्ट होना है, वाटर की फॉर्म में आना चाहता है वो, तो वो क्या करेगा, जो आपका एनवायरनमेंट में जो भी मतलब हीट प्रेजेंट है, ठीक है, उस हीट को एब्जॉर्ब करते चला जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट होते चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। सो ओवरऑल हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, जो हमारा डेल्टा H है मतलब भी हमारी जो हीट है, ठीक है, इन एक्सोथर्मिक केस वहाँ पे कैसे हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगे, बिकॉज सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है तो वो निगेटिव में चला जाता है। ठीक है, वही अब अगर आपकी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रही है मतलब ही इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो जो आपकी डेल्टा H की वैल्यू होंगी वो कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। क्लियर है इतना। फिर इसके बाद अब हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है जो कि है एंट्रोपी का। सो अब एंट्रोपी क्या होती है, तो रिएक्शन डेफिनेशन के थ्रू इसको क्लियर करेंगे। देखिए the randomness or a disordered associated with system is measured by a term called as entropy। ठीक है, देखिए सिंपल डेफिनेशन है,
क्या बोल रही है यहाँ पे डेफिनेशन कि जहाँ पे रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस रहेंगी, ठीक है, ऐसे टर्म को हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी कहेंगे। सिंपल है, ठीक है। एक ऐसी सिस्टम जहाँ पे रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, ऐसे टर्म को हमने क्या कहा यहाँ पे, एंट्रोपी। एंड वन मोर थिंग, एंट्रोपी को हम यहाँ से एस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर कर लेते हैं। अब ये रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस मतलब कैसे होगा यहाँ पे और कहाँ पे एंट्रोपी ये वर्ड आएगा। तो देखिए पहले तो आइस कंसिडर कीजिए, ठीक है। आइस मतलब ये आपका कौन सा सॉलिड स्टेट है, वाटर का। सो जो आपका आइस है, ठीक है, देखिए वहाँ पे जो एटम्स है हमारे आइस के, वो कैसे है, ऑर्डर है, मतलब ऑर्डरली अरेंज्ड है, ठीक है। रेगुलरिटी वहाँ पे प्रेजेंट है, लाइन बाय वहाँ पे मतलब हमें पूरे के पूरे एटम्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी एंट्रोपी आपको दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेंगी, बिकॉज हमारे एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या बोल रही है यहाँ पे, जहाँ पे रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट है वही मैं दिखूंगा, ठीक है, ऐसा एंट्रोपी आपको बोल रहा है। बट सॉलिड में है क्या, वैसे नहीं है, वहाँ पे ना रैंडमनेस दिख रहा है मुझे, ना डिसऑर्डरनेस दिख रहा है। तो दैट्स वाई ये जो आपका आइस है वहाँ पे जो आपकी एंट्रोपी होंगी वो बहुत ज़्यादा लेस होंगी, ऐसे भी बोल सकते हैं निग्लिजिबल होगी, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। सो देखिए हमने क्या लिखा, आइस हाईली ऑर्डर्ड स्टेट, ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा आइस है ये कैसा है, हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। अब वही देखिए जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, मीन्स आपका H2O, उसके मॉलिक्यूल्स देखिए थोड़े से दूर दूर है, उनमें थोड़ा सा रैंडमनेस दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा मुझे डिसऑर्डरनेस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो देखिए जो यहाँ पे आपकी स्टेट मिलेंगी वो क्या, कौन सी मिलेंगी, डिसऑर्डर्ड स्टेट मिल रही है। तो यहाँ पे मुझे एंट्रोपी कुछ हद तक मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बट मॉडरेट में वो प्रेजेंट है आपकी एंट्रोपी, ठीक है। फिर देखिए गैसियस स्टेट में आई है वाटर के, तो जो आपके मॉलिक्यूल है वाटर के गैसियस स्टेट वाले, वो देखिए बहुत ज़्यादा दूर दूर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रैंडमनेस प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट है। तो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी एंट्रोपी प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है इतना, समझा यहाँ पे, मतलब ऑर्डर क्या चल रहा है, जो सॉलिड है, ठीक है, वहाँ पे जो एंट्रोपी है ये निग्लिजिबल या फिर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगी। फिर लिक्विड है वहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट में होंगी, एंड जो गैसियस है वहाँ पे हाईली प्रेजेंट होगी, हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट है आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है इतना, एंट्रोपी क्या होता है। अब एंट्रोपी को थोड़ा सा और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है, ये तो हो गए एग्जाम्पल, बट दूसरे एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आपका डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड I2 इन वाटर, ठीक है, जो आपका आयोडीन है उसको हमें पानी में डालने का है। तो देखिए आयोडीन को हमने जब एक्वस, AQ मतलब ही एक्वस मतलब ही आपका पानी, ठीक है, जब हमने डाला पानी में तो क्या मिल रहा है हमें, एक्वस आयोडीन मिल रहा है, ठीक है, मतलब जो आपका I2 है वो कैसा है, एक्वस है। एंड जो आपका डेल्टा एस है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव कैसे हो गया यहाँ पे, और ध्यान में रखिए जब भी आपका डेल्टा एस पॉजिटिव दिखा मतलब ये वहाँ पे आपकी एंट्रोपी कैसी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंट्रोपी मतलब ही डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये कैसे, तो देखिए जब आपका I2, ठीक है, मतलब जो आयोडीन था पहले तो वो ऑर्डर्ड स्टेट में था, बट जैसे ही मैंने उसको पानी में डाला तो वो डिसऑर्डर स्टेट में चला गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे रैंडमनेस आ गई, जैसे ही डिसऑर्डरनेस आ गई, रैंडमनेस आ गई, वैसे ही मेरी यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ गई। तो दैट्स वाई जहाँ पे हमारी जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो कैसी है, यहाँ पे पॉजिटिव है। क्लियर है इतना। सो सिंपली हम फिर इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हेन सॉलिड आयोडीन डिजोल्व इन वाटर I2 मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, thus disorder and hence entropy of the system increases, और delta S is a positive for the dissolution process। सो देखिए क्या बोल रहा है ये पूरा का पूरा सेंटेंस, जो मैंने इतनी देर तक आपको बताया वही बोल रहा है कि जब आपने सॉलिड आयोडीन को पानी में डाला तब मतलब पानी में डालने से पहले तो वो ऑर्डर फॉर्म में था, और जैसे आपने पानी में डाला तो वो डिसऑर्डर फॉर्म में चला गया, एंड डिसऑर्डर फॉर्म में जैसे ही चला गया तो जो आपकी सिस्टम है उसकी एंट्रोपी वो बढ़ गई, ठीक है, मतलब भी पॉजिटिव में चली गई, ठीक है। एंड वहाँ पे डिसोल्यूशन प्रोसेस मतलब ये आपकी जो एंट्रोपी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखेंगी, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव होगी। यही इस सेंटेंस का मीनिंग है। क्लियर है इतना। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल इनटू एटम्स, ठीक है। सो देखिए डिसोल्यूशन या फिर डिसोसिएशन भी कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिसोसिएशन की प्रोसेस है।
अब देखिए यहाँ पे जो H2 है मीन्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये ब्रेक होके आपको 2 हाइड्रोजन एटम्स दे रहे हैं, ठीक है, मतलब वो भी कैसे गैसियस स्टेट में है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी जो देखिए आपका डेल्टा S जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब ये जो H2 है पहले तो वो ऑर्डर्ड मैनर में था, ठीक है, जैसे ही मैंने HH बॉन्ड को ब्रेक किया तो अलग अलग मतलब वो एटम सेपरेट हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब दूर दूर चले गए, मतलब गैसियस स्टेट में तो है वो, तो बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, ठीक है, मतलब उनमें जो डिस्टेंस है वो मेजरेबल ही नहीं होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे रैंडमनेस प्रेजेंट होंगी, और जैसे ही रैंडमनेस प्रेजेंट होती है उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी, और रैंडमनेस बढ़ गई मतलब ये आपकी एंट्रोपी बढ़ गई। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा एस इज पॉजिटिव। क्लियर है इतना? सो ये हो गया आपका एंट्रोपी का टॉपिक। देन अब हमें यहाँ पे पढ़ना है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ओके, सो अब बस ये आपको फार्मूला याद में रखना है, बाकी का कुछ नहीं यहाँ से, ठीक है। सो देखिए जो आपका डेल्टा एस होता है ये आपके क्यू रिवर्स डिवाइडेड बाय टी इसके बराबर होता है। अब ये क्या है, तो देखिए वेयर्स हमने लिखा क्यू रिवर्स, ठीक है, ये क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन अ रिवर्सिबल मैनर। सो इसका मतलब क्या है, क्यू रिवर्सिबल तो हमने कह दिया, बट ये क्या कर रहा है, इसका काम क्या है यहाँ पे, तो देखिए अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में आपका वाटर है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, और देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स है हमने अभी अभी देखा कि उनमें थोड़ा रैंडमनेस कम होता है, ठीक है, बट मुझे वहाँ पे रैंडमनेस बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना है मतलब ही क्या, मुझे उसको हीट जैसे मतलब हीट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्यों प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज हमें वहाँ पे एंट्रोपी चाहिए, डिसऑर्डरनेस चाहिए ना, तो जैसे ही हमने उसको हीट प्रोवाइड किया तो जो उसके मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो थोड़े से दूर दूर होना मतलब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, थोड़े दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ जब हम उनको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तभी ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो देखिए जो हम अमाउंट ऑफ हीट उनको ट्रांसफर कर रहे हैं ये वो कैसे होने चाहिए, इन रिवर्सिबल मैनर में होने चाहिए, ठीक है, मतलब जैसे हम उसको हीट दे रहे हैं वैसे ही वो हीट वापस भी लेना मतलब लेने आती चाहिए हमको, ठीक है, रिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल कहा क्या हमने, नहीं, रिवर्सिबल मैनर में, मतलब जो आपकी प्रोसेस है जैसे आपने हीट को दिया वैसे ही वापस लेने की प्रोसेस, मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ऐसे मैनर में होती है, तो वही है आपका QREV, मतलब ही क्यू रिवर्सिबल, ठीक है, एंड ये किसके डिवीजन में है, तो टेम्परेचर इन केल्विन के डिवीजन में है, ठीक है, मतलब ये आपका जो टेम्परेचर है उसके डिवीजन में है। तो ये हो गई आपकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, बस ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। फिर देखिए नोट में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखना है, ठीक है, देखिए पहला टॉपिक है यहाँ पे, इफ डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्स, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा फार्मूला है, ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्स डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, इस फार्मूला से हमको क्या मिल रहा है कि जो हमारा डेल्टा एस है, ठीक है, मतलब ये जो हमारी एंट्रोपी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू रिवर्स से। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे देखिए लिखा डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवर्स, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, जो डेल्टा एस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, जो हमारा डेल्टा एस मतलब ये हमारी एंट्रोपी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को, ठीक है, तो यहाँ पे हमने नोटेशन में लिख दिया कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर है इतना? फिर देखिए केसेस हमें पढ़ने हैं। अब केसेस क्या, तो देखिए इसको भी शॉर्ट ट्रिक मतलब ही माइंड में हमारे डायग्राम फिट होती है ज़्यादातर, तो मैंने डायग्राम के थ्रू ही यहाँ से क्लियर करने का ट्राई किया है। तो देखिए एक ये आपकी सिस्टम है, ठीक है, अब देखिए सिस्टम इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है, अगर आपके सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, अब हीट को एब्जॉर्ब कर रही है मतलब ही देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी वहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया कि मुझे वाटर मॉलिक्यूल है उनमें एंट्रोपी बढ़ानी है, तो मैं उसको हीट जब प्रोवाइड करूँगी तभी उसकी एंट्रोपी वहाँ पे बढ़ेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी वो जो अभी पॉइंट है यहाँ पे काम में आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सो
हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब आपके सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया। अब जैसे ही वाटर ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो उसकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब ये हमारी जो डेल्टा एस की वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर है इतना। फिर उसका ही उल्टा अब हमें यहाँ पे देखना है, इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, अगर आपके सिस्टम ने हीट को रिलीज किया तो जो आपकी एंट्रोपी है यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर सेकंड देखिए, इफ ट्रांसफर्ड एट अ लोअर टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब वही चीजें है, रिपीट है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, आपने सिस्टम को हीट ट्रांसफर किया, ठीक है, इफ हीट ट्रांसफर एट लोअर टेम्परेचर, बट कैसे, लोअर टेम्परेचर पे हमने उसको टेम्परेचर ट्रांसफर किया, तो जो हमारी डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ हीट इज ट्रांसफर्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, अगर हमने हीट ट्रांसफर किया हाई टेम्परेचर पे तो जो आपकी डेल्टा एस की वैल्यू है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगी। बट यहाँ पे लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे इंक्रीज डिक्रीज ये कैसे हुआ, ये भी टर्म हमको समझना चाहिए ना। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर एट लो टेम्परेचर, अब देखिए यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं हम, टेम्परेचर का। ठीक है, जो पहले के दो पढ़े हमने वहाँ पे क्या पढ़े, हीट पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए जो आपका लो टेम्परेचर पे, मतलब आपने लो टेम्परेचर ट्रांसफर किया। ठीक है, तो देखिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी का, क्या था वो, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्स डिवाइडेड बाय टी, और जो आपका टेम्परेचर है वो डेल्टा एस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, हमने ये नोट इसलिए ये लिखी थी कि जो हमारा डेल्टा एस है यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। सो देखिए जो आपका टेम्परेचर अगर यहाँ पे लो होगा, ठीक है, तो आपकी जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो कैसी हो जाएंगी, हाई हो जाएंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्यू, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे कंसिडर कीजिए। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ही अपोजिट। ठीक है, सो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हमारी एंट्रोपी, सॉरी एंथैल्पी, यहाँ पे नॉट एंथैल्पी इट्स एंट्रोपी, एंट्रोपी इंक्रीज होंगी। ठीक है, एंड जब हमने हाई टेम्परेचर, मतलब जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो आपके यहाँ पे जो है डेल्टा एस की वैल्यू ये कैसी हो जाएगी, कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो दैट्स वाई हमने जो हाई टेम्परेचर पे डिक्रीज क्यों लिखा अभी समझा यहाँ पे। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये जो डायग्राम है अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें ओवरऑल जो अभी हमने पढ़ा, जो केसेस देखी, उस केसेस से क्या मिल रहा है, एंट्रोपी एक तो पॉजिटिव हो सकती है और दूसरी निगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो रास्ते हैं, मतलब इफ़ डेल्टा एस इज पॉजिटिव और इफ़ डेल्टा एस इज निगेटिव। ठीक है, अब जब आपका डेल्टा एस पॉजिटिव रहे तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज हाई मतलब ही क्या, इंक्रीज, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है इतना। एंड निगेटिव रही तो एंट्रोपी डिक्रीज होंगी। सो अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। ठीक है, बेसिक एग्जांपल है। अब देखिए सॉलिड टू लिक्विड मुझे जाना है, तो अब यहाँ पे जो मेरी एंट्रोपी है, ठीक है, वो कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। क्यों पॉजिटिव हो रही है, बिकॉज एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या बोल रही है हमें, जहाँ पे रैंडमनेस प्रेजेंट है, इरेगुलरनेस प्रेजेंट है, वहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है, ऐसे एंट्रोपी कह रहा है। तो देखिए सॉलिड टू लिक्विड जब हम जा रहे हैं, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल अच्छे ऑर्डर में प्रेजेंट थे, अच्छे से वो रेगुलरिटी में थे, बट जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए वहाँ पे थोड़ी सी रेगुलरिटी आ गई। ठीक है, मतलब ही वहाँ पे क्या आ गया, हमारा एंट्रोपी आ गया। सो जैसे ही एंट्रोपी बढ़ा, मतलब ही आपकी डेल्टा एस की वैल्यू वो भी बढ़ी, तो या दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा एस इज पॉजिटिव। क्लियर है इतना। फिर देखिए मुझे लिक्विड स्टेट ये भी पसंद नहीं आई, मुझे लिक्विड टू गैसेस जाना है। लिक्विड टू गैसेस जैसे ही गए वैसे ही उसकी यहाँ पे अगेन एंट्रोपी बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी, बिकॉज अगेन यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, आपका डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। ठीक है, रेगुलेशन यहाँ पे घट रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा एस इज पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है इतना। अब वापस आइए, गैसेस की स्टेट पसंद नहीं आई उसे, वो लिक्विड में आना है, तो जैसे ही वो गैसेस टू लिक्विड में आ गया तो यहाँ पे आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, बिकॉज वहाँ पे रैंडमनेस से वो कहाँ पे आ गया,
रेगुलरिटी मतलब आपकी जो एंट्रोपी है यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। तो दैट्स वाई हमने डेल्टा एस की वैल्यू क्या लिखी, यहाँ पे निगेटिव लिखी। ठीक है, अब लिक्विड टू सॉलिड अगेन हम वापस आ गए, तो देखिए अगेन आपकी यहाँ पे वैल्यू एंट्रोपी की डिक्रीज हो जाएंगी। सो डेल्टा एस इज निगेटिव, ऐसे क्लियर है इतना। सो अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं एंट्रोपी को। अब एग्जाम्पल है आपका ट्वाइस H2O2 इन लिक्विड स्टेट गिव्स ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, एंड उसकी उन्होंने डेल्टा एस की वैल्यू मीन्स आपकी एंट्रोपी दिया है +126 इतनी। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे अब लिक्विड टू गैस जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है, तो एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, मतलब हम ऑर्डर टू डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ पे हमने लिखा एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर दूसरा देखिए, अब जो आपकी ट्वाइस H2 है, ठीक है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, एक रिएक्शन है, ट्वाइस H2 प्लस O2 दोनों भी कैसे गैसियस स्टेट में है, दोनों ने रिएक्शन की, तब हमें एक लिक्विड का फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि है आपका वाटर। अब गैसेस टू लिक्विड मतलब हम रिवर्स आ रहे हैं, जैसे ही रिवर्स आएंगे वैसे ही हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, एंड डिक्रीज होना मतलब ही वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑर्डर वाला फॉर्म आ रहा है। सो हमने यहाँ पे लिखा एंट्रोपी डिक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस H2O लिक्विड फ्रॉम गैसियस सब्सटेंस। क्लियर है इतना, ये हो गया डेफिनेशन। देन आफ्टर दैट अब हमें पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट total entropy of the system and its surrounding increases in the spontaneous process। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो टोटल एंट्रोपी होती है आपके सिस्टम की, अब टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम मतलब ही क्या कहेंगे, यूनिवर्स का जो एंट्रोपी होता है। ठीक है, यूनिवर्स में कौन सी चीज़ें आती है, तो पहला आपका सराउंडिंग और दूसरा आपका सिस्टम। ठीक है, यही दो आते हैं। तो जो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो आपकी सिस्टम एंड सराउंडिंग है उनकी जो एंट्रोपी है हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। ठीक है, ऐसा ही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोल रहा है। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब जीरो से वो ज़्यादा ही रहेगा आपकी जो एंट्रोपी है वो। सो दैट्स वाई हमने लिखा डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। अब डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा एस टोटल मतलब ही आपकी यूनिवर्स होती है, एंड यूनिवर्स का मतलब ही सिस्टम एंड सराउंडिंग होते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे हमने सेकंड लॉ भी कन्वर्ट मतलब क्लियर कर लिया, एंड आपकी जो एंट्रोपी है ये भी कवर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है जो हमारा एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, इनके बिटवीन क्या रिलेशन है ये अब हमें यहाँ पे देखना है। सो देखिए हम यहाँ पे 3 कंडीशन के थ्रू क्लियर करेंगे इसको। सो देखिए पहली कंडीशन आपकी है यहाँ पे, इफ़ डेल्टा इज एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो। सेकंड है इफ़ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू जीरो, एंड थर्ड है अगर आपका डेल्टा एस टोटल लेस रहा जीरो से तो कौन सी कंडीशन होगी। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे, सो अब देखिए पहला, इफ़ एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो मतलब ही आपके जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है अगर जीरो से बड़ी रही, तो अभी हमने अभी इसको पढ़ा था कि अगर बड़ी रही, ज़्यादा रही, तो हमारी प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस कौन सी आएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आएगी। ठीक है, फिर देखिए जो आपका डेल्टा एस टोटल है अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस है ये कैसी हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ये ऐसी प्रोसेस है जो दोनों के बिटवीन लाई कर रही है, मतलब ना वो स्पॉन्टेनियस है ना नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सी है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। और अब देखिए लास्ट क्या है आपका, डेल्टा एस टोटल इज लेस देन जीरो। अब डेल्टा एस टोटल इज लेस देन जीरो, ग्रेटर देन में हमने क्या कहा था कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो लेस देन में क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने लिखा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारी एंट्रोपी है यहाँ पे क्या दर्शा रही है, स्पॉन्टेनिटी दर्शा रही है। ठीक है, क्लियर है इतना। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड
इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स होगा सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड